नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। 11 तारीख को एक नई वैकेंसी आई थी जिसके बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ और उसी वीडियो के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये जो वैकेंसी थी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर, जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर ये वैकेंसी आया है और इसमें कुल 107 पोस्ट 107 पदों के लिए वैकेंसी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है। ये जो एप्लीकेशन इनवाइट गया है इसका फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया है आपको 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इसके पहले एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, वो भी एक स्पेशल वैकेंसी थी और उसी के तहत ये भी आपको उसी के तर्ज पर ये भी आपको एग्जामिशन लिया जाएगा। वन टाइम एग्जामिशन होगा, सिंगल एग्जामिशन होगा, दो पेपर में एग्जामिशन होंगे और फॉर्म इसके लिए आपको जो 15 तारीख से फॉर्म फिलअप कर दिया स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली वैकेंसी जिसके बारे में जस्ट अभी मैंने बताया, उसी की तरह इसमें भी आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद में जो आप डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अपलोड करोगे, लाइक उसमें आपका जो जिसके बारे में आपको जो आपका मैट्रिकुलेशन है और जो ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, तो उसका जिसका नंबर आप वहाँ पे अपलोड करोगे उसका आप हार्ड कॉपी प्लस जो फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसका भी हार्ड कॉपी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे सेल्फ अटेस्टेशन मस्ट रहेगा। इतना करने के बाद में जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको सारा हार्ड कॉपी लगा करके आयोग को भेज देना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आप आयोग को हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट समझा जाएगा, तो ये इसको सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज जो हम लोग वीडियो में हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण जो देखने जा रहे हैं वो है आपका सिलेबस के बारे में। डिटेल्स में सिलेबस को समझेंगे और कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यूट्यूब पर इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कुछ और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो 67 पीटी और सीटीपी के क्लासेस पीटी अभी अभी भी चल रहे हैं और मेंस के क्लास जो है आपको 15 मई को जैसे ही सीटीपी का क्लास होगा उसके कंप्लीट होने के बाद मेंस का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथ ही असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो रात में क्लास है वो भी स्टार्ट ही है और 27 मार्च से एक नया बैच का स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसका नोट्स आपको फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और मेरे द्वारा भी आप कांटेक्ट करके जो आप थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर देख रहे हैं तो उससे आप कांटेक्ट करके अपने नोट्स से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आइए इस वैकेंसी के बारे में जान रहे हैं। आपने डेट के बारे में जान लिया, पोस्ट के बारे में जान लिया और ये भी जान ली है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है, ठीक है, आयोग को भेजना है। ये जो वैकेंसी आई थी इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें आपको 35% है, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जा रहा है कि एक ही बार में एग्जामिशन लिया जाएगा और एक ही एग्जामिशन से आपका क्वालिफाई होना है या नहीं होना ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि जो अन्य एग्जामिशन होते हैं कि पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्ट करने के बाद में, तो उस तरीके का एग्जामिशन नहीं होगा ये, ठीक है। वेतनमान को मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बता दिया था कि जो इसका लेवल 7 का वेतनमान रहेगा अराउंड 45 से लेकर 50,000 का शुरुआत में सैलरी मिलेगा। बाद में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा आपका पेमेंट बढ़ता चला जाएगा। मेन है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम लोग उसको देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लास्ट की वीडियो में बताया था आपको, फिर से संक्षेप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मैसेज करने लगे थे कि मैम हम लोग भी भर सकते हैं कि नहीं, मतलब B.Tech वाले भर सकते हैं कि नहीं, M.Tech वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। ये एक जो पन्ना है ऑलरेडी साइट पर अवेलेबल है। 11 तारीख की जो वैकेंसी आप देखेंगे उसमें आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद नेम ऑफ ऑफरिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए उसको उसके साथ साथ आपको जो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होंगे वो भी दे दिया गया है। और ये जो डिग्रीज है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, तो या कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफर किया जा रहा है ये सारी डिग्रीज, तो उनका भी नाम दे के रखा है। दैट मीन्स कि हो सकता है इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट को ये लोग कंसिडर नहीं करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री इन इंस्टीट्यूट से कहीं अलग से है तो आपको उसके लिए आयोग से कंसल्ट करना पड़ेगा। हम लोग देख लेते हैं जो एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले आप इस वैकेंसी में आएंगे तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी।
समराइज वे में कि क्या क्या डिग्री हो सकती है आपकी। मीन्स बैचलर ऑफ प्लानिंग है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ का, या फिर मास्टर इन प्लानिंग होना चाहिए, या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, या मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, या मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, या मास्टर इन सिटी प्लानिंग और कंट्री प्लानिंग, और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर दे के रखा है। अब इसको आप डिटेल्स में देखिए, समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आपने जो बैचलर इन प्लानिंग करके रखा होगा, तो ये जो डिग्री है ये कहाँ से हो सकता है। ये जो ऑफरिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी आपको यहाँ पे दे दिया है कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, एसपीए दिल्ली, या ये भोपाल या विजयवाड़ा या मैसूर, इन इंस्टीट्यूट्स या कह सकते हैं इन जगहों में ये आपको ये डिग्री ऑफर हो रही है। ठीक है, इन इंस्टीट्यूट से। तो आपकी डिग्री यहाँ से है कि नहीं आप देख लीजिएगा, तब आप अप्लाई करिएंगे। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं दे के रखा है। ठीक है, सीईपीटी के बारे में भी बोला जा रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट भी है आपको अहमदाबाद, एमटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, मुंबई, गुड़गांव में इसकी ब्रांचेस है। तो ये सीपीटी यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री है कि नहीं तभी आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। मतलब बैचलर इन प्लानिंग आपका इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इसके इस जो ब्रांच दे के रखे गए हैं वो भी हो सकते हैं। उसका सीपीटी यूनिवर्सिटी का जनरली ब्रांच आपको अहमदाबाद में मिलेगा, और वैसे एमटी यूनिवर्सिटी का आपको नोएडा का है, मुंबई और गुड़गांव जो ब्रांच है वहाँ से भी ये डिग्री ऑफर होता है। पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का अगर हम बात करें, तो इसमें स्पेशलाइजेशन आपका अर्बन और रीजनल स्टडी होना चाहिए। और ये जो डिग्री है इसका जो ऑफरिंग इंस्टीट्यूट है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून है। इसका इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ को दिया गया है कि पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट डिग्री कौन कौन हो सकता है और ऑफरिंग इंस्टीट्यूट कौन होंगे। तो जो पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जो है ये आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS देहरादून से ये ऑफर किया जाता है। जामिया इस्लामिया से, जामिया मिलिया इस्लामिया से ऑफर किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर न्यू दिल्ली से ऑफर किया जाता है। तो ये आपका डिग्री यहाँ से है, दैट मीन्स कि आप एलिजिबल होंगे। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखिएगा उसी की इक्विवेलेंट डिग्री है जो आपका पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपको सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC नोएडा से ये डिग्री ऑफर किया जाता है। इसके अलावा मास्टर इन जियोमेट्रिक्स ये CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से ऑफर किया जाता है। MSc रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ये आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऑफर किया जाता है। MTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये आपको सिम्बाइस इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स पुणे से ऑफर किया जाता है। इसके अलावा MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS ये आपको रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ से ऑफर किया जाता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूट है मतलब आपका डिग्री है उसके अलावा जो ऑफरिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम देखकर रखा गया है। तो आपकी डिग्री इन जगहों से नहीं है तो आप पहले बढ़िया से आप श्योर हो लेंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और आयोग से भी चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये जो आपका जो ऑफरिंग इंस्टीट्यूट का नाम दे के रखा है तो ये सबसे पहले इनको कंसिडर कर रहे हैं, और अदर इंस्टीट्यूट शायद बहुत कम ही हो पाते होंगे। अगर है तो आप उसका वो अप्लीकेशन वगैरह आपको लगाना पड़ेगा कि आप इस इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री आपने हासिल की है, और उसका अप्लीकेशन नंबर है कि नहीं वो आपको भी बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इक्विवेलेंट डिग्री है, या मतलब ये सारी डिग्री के अलावा अगर इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए। तो हो सकता है इन्होंने कुछ नाम यहाँ पर देने छोड़ दिए होंगे। तो वो जो अगर आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है और आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप उसको आयोग से कंसिडर करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एक और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि इसके लिए फुलफिल करता है, तो वो है मास्टर इन टाउन प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग और कंट्री प्लानिंग। ठीक है, मास्टर इन टाउन प्लानिंग या फिर आप रीजनल प्लानिंग है ये आपको CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से ही आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से ऑफर किया जाता है। अगर अर्बन प्लानिंग की बात करें तो CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के साथ साथ SPA दिल्ली से भी ऑफर किया जाता है, और सिटी प्लानिंग आपको IIT खड़गपुर से ऑफर किया जाता है। इन्हीं का इक्विवेलेंट डिग्री आप यहाँ देख रहे हैं, ये मास्टर इन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किया जाता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी CEPT यूनिवर्सिटी से होता है, और अर्बन हाउसिंग मास्टर इन अर्बन हाउसिंग ये भी CEPT से होता है, और इंडस्ट्रियल एरिया प्लानिंग ये भी CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से ऑफर किया जाता है। तो यानी कि आपकी डिग्री इसके इक्विवेलेंट आपको ये हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। आप देख लीजिए इसके आपका डिग्री यहाँ से है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे
तीन और डिग्रियां हैं जो कि इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगी, जिसमें कि आपका मास्टर इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, मास्टर इन एनवायरमेंट प्लानिंग और मास्टर इन हाउसिंग। ये जो डिग्रीज हैं ये आपको स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एसपीए दिल्ली से ये तीनों डिग्री हो सकती है, यानी कि इन्हीं को कंसिडर किया जा रहा है। तो आपका डिग्री को बढ़िया से आप चेक कर लेंगे। अगर लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ फॉल नहीं कर रहा और आपका इंस्टीट्यूट अफिलेटेड है तो आप उसके लिए आयोग से कंसल्ट कर सकते हैं। आयोग का कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी साइट पर आप जाएंगे तो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ कॉन्टैक्ट अस करिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। बहुत सारे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिटेल्स में दिए हुए हैं, जिसमें इंक्वायरी सेक्शन का और IT सेक्शन दोनों का यहाँ नंबर दिया रहता है। क्योंकि आप लोग उसमें से बहुत लोग, जैसे लास्ट वीक जो वैकेंसी आई थी स्पेशल वैकेंसी, उसमें बहुत लोग मुझसे कॉल करके उन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे थे। तो मेरी भी जो जानकारी थी वो यहाँ से, इनके अलावा मैं जो अदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही थी वो भी आयोग से कंसल्ट करके ही कर रही थी। तो बेटर है कि आप एक बार देख लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं हो पाए तो फिर मुझसे आप बात करके देख सकते हैं कि क्या मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी। ठीक है, तो ये आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था डिटेल्स में मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं जो एग्जामिशन होने वाला है, ये 2 पेपर में एग्जामिशन होगा। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ, एप्लीकेशन फिलअप करने के पहले आप तो ये तो पढ़ ही लीजिएगा, साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ जो डिटेल्स इंस्ट्रक्शन है इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तब जाकर ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको समराइज में मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ। फिर भी आपको कुछ क्वेरी करना होगा तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप लास्ट में इस हेल्पलाइन नंबर से आप इंस्ट्रक्शन है जो भी आपको लेना होगा या फिर आपका कुछ क्वेरी होगा तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैकेंसी जो ये आया है इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा मैं लास्ट की वीडियो में बता ही चुकी थी, फिर से संक्षेप में समझा रही हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपको एग्जामिशन होगा 2 पेपर में। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में दे के रखा है इन्होंने GS पेपर, और सेकेंड जो ऑप्शनल पेपर है वो या तो प्लानिंग का होगा या फिर रिमोट सेंसिंग या GIS होगा। ठीक है, डिटेल सिलेबस जो कि इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए, दोनों ही एग्जामिशन होगा 100-100 मार्क्स का, 2-2 घंटे में एग्जामिशन होने वाले हैं। ठीक है, मीन्स जो आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चन ईच पेपर में होंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स जो आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन है, एडवर्टीजमेंट है, इसमें दिया हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है ये आपको 125 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप 125 क्वेश्चन है। तो दोनों का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स है। दैट मीन्स कि ईच क्वेश्चन का वेट हो सकता है अराउंड 0.80। तो 0.80 को आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड आपको एक जो कुल आपको जो मार्क्स होगा निकलेगा ये 100 निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जामिशन यहाँ पर होने जा रहा है तो इनके बारे में हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं सिलेबस क्या है। और बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि हम आपको सिलेबस समझा दें। देखिए, ये जो एग्जामिशन होने जा रहा है, ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए बढ़िया से कि सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। MCQ होंगे, 4 और 5 ऑप्शंस होंगे, है ना। और अभी तक जो देख रहे हैं जो भी स्पेशल एग्जामिशन जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2021 में BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो उसमें 5 ऑप्शन दिया था, तो हो सकता है इसमें भी आपको 5 ही ऑप्शन दे। ठीक है, और यहाँ क्लियर कट लिख दिया है कि परीक्षा जो है वो 2 पत्र की होगी, इसमें फर्स्ट पेपर अनिवार्य और सेकंड जो होगा वैकल्पिक होगा। ठीक है, प्रथम पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होंगे, और जीरो जो वैकल्पिक है जो कि प्लानिंग एंड रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडी के लिए होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, है ना। यानी कि या तो आप प्लानिंग या ऑप्ट करेंगे या फिर आप रिमोट सेंसिंग एंड GIS ऑप्ट करेंगे। ठीक है, और इतना जान लीजिएगा कि प्रत्येक पत्र, दोनों ही एग्जामिशन जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ऑप्शनल MCQ बेस्ड एग्जामिशन होने जा रहा है, ये क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट पेपर है वो आपको GS लिख रहा है। ठीक है, GS में आपको इन्होंने सब्जेक्ट का एग्जैक्ट नेम नहीं लिखा है। ठीक है, वी हैव टू एज्यूम दैट कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जो वैकेंसी जस्ट मैं अभी जिसके बारे में बोली कि जो सेंट्री वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो वैकेंसी आया था, तो उसमें भी सेम कंटेंट को उन्होंने लिख करके रखा है, और इसी चीज को यहाँ पर भी उन्होंने GS में पोर्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, उसमें उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाएं, दैनिक प्रश्न से संबंधित विषयों और अनुभवों के वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। अगर हम बात करें तो हो सकता है इसमें सिर्फ साइंस पूछे और सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे, लेकिन व्हाट अबाउट द BPSC, कह सकते हैं कि BPSC का मोड जो है
वो क्या पूछ देगा नहीं पूछे कुछ श्योर नहीं होता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ था एसआई का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए गए थे जो कि अदर एग्जामिनेशन से या फिर कह सकते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है। वो भी पर्टिकुलर किसी ऑप्शनल के प्रश्नों को पूछा गया था आपको इसके एसआई की पीटी में, जिसका कह सकते हैं कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था उसके साथ में। फिर तो कह सकते हैं कि सिलेबस अगर जो बोल रहा है उसको हम लोग अधिक से अधिक समझने की कोशिश करनी होगी। जितना लिखा हो उससे अधिक बड़ा मानकर चलना होगा। यानी कि आपको करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट पर भी ध्यान को देना होगा, ठीक है। प्लानिंग का अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेपर, ठीक है, जो कि ऑप्शनल में आपको दो भागों में सिलेबस बांटा हुआ है। दो अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस दिए हुए हैं। आइदर आप प्लानिंग ऑप्ट करेंगे या फिर आप रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ऑप्ट करेंगे। इन दोनों में से एक का एग्जामिनेशन देना है एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और जो जीएस है वो तो कंपल्सरी है सबके लिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग इस वैकल्पिक विषय के बारे में। सबसे पहले जो सिलेबस देके रखा है वो प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का जो पेपर है ये आपको मल्टीपल सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। शुरुआत में आप देखोगे तो फंडामेंटल अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, और साथ साथ इसमें आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इक्विपमेंट्स एंड मीडियम, ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। और उसी में आपको जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में भी पढ़ना है। जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको ऑर्थोपेडिक और आइसोमेट्रिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेना है। आगे आप जाओगे तो इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट, मतलब हमारे पृथ्वी पर जो सेटलमेंट है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, जिसमें आपको इसका हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, सेटलमेंट का साइट भी पढ़ लेना, पैटर्न, स्ट्रक्चर और भी अन्य चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना है। साथ ही साथ टाउन प्लानिंग इन मिडाइवल टाइम्स एंड इन रेनेसेंस यूरोप जो था उसको भी आपको लेकर के चला। मीन्स थोड़ा सा हिस्ट्री का भी थोड़ा सा इसमें इनपुट आपको मिलेगा रिलेटेड टू सेटलमेंट्स। आगे हम बढ़ेंगे तो प्लानिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा जो है उसको आपको पढ़ना है। यानी कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में जो हमारे कंट्री में प्लानिंग का कैसा स्ट्रक्चर था, खासकर अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन सिटी, सिटी ब्यूटीफुल, लीनियर सिटी आदि इन चीज़ों को हम लोग को देख के चलना है। और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज, रूरल अर्बन माइग्रेशन, इस इन सब चीज़ों को भी पढ़ना है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये माइग्रेशन होगा, मिग्रेशन लिखकर इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा थ्योरीज ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ना है, जिसमें कि थ्योरी ऑफ अर्बनाइजेशन इसमें आपको जो जोन थ्योरी है उसको भी मिला करके पढ़ना है, सेक्टर थ्योरी, मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी और अदर थ्योरीज को भी लेकर चलना है। इसी में आप देखोगे तो थ्योरी ऑफ विलियम एलोंसो ऑन लोकेशन एंड लैंड यूज, इसके अलावा फोर्स ऑन बिल्डिंग, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर मटेरियल, ये आपको कंटिन्यू करते हुए पढ़ते चले जाना है। इन सभी पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएगा, ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, लेकिन आपको डिटेल्स में आप पढ़कर रहोगे तभी जाकर के आप इसको आप क्वालिफाई करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे फोर्स ऑन बिल्डिंग में आप देखोगे फोर्स ऑफ कंप्रेशन, टेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्स एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको अगर आप पढ़ते चले जाओ तो आगे आपका कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, बीम्स, कॉलम्स, आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर मटेरियल के बारे में देखें तो इसमें ब्रिक्स, टिम्बर, स्टोन, सीमेंट, लाइम, ग्लास एक्सेट्रा जो आपको चीज़ें दी हुई है इनके बारे में भी समझ लेना होगा। और आगे बढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बिल्डिंग का बनाने, बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन के जो मुख्य जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं उनको पढ़ लेना है। स्टैटिस्टिकल मेथड में थोड़ा सा इनपुट आपको देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूछ दे आपको जिसमें कि मीन मीडियन मोड निकालने से संबंधित भी प्रश्न आपको दे सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगे तो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे से संबंधित टॉपिक्स भी कुछ दिए हुए हैं, जिसके जिसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और इसी में आप देखिएगा एंथ्रोपोमेट्रिक्स एंड लेआउट ऑफ रूम्स पढ़ना है, आर्किटेक्चरल स्पेस स्टैंडर्ड्स पढ़ लेना है, एयर क्वालिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लेना है, अर्बन डेवलपमेंट प्लान पढ़ लेना है। और साथ ही साथ कंटेक्ट, ये जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान आप अगर पढ़िएगा तो उसको किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो कंटेक्स्ट ऑफ रीजनल प्लान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और इसी में आप देखोगे कुछ और जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। डायरेक्ट प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो कन्वेंशनल जो लगातार तैयारी करे वो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और इसी में आपको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज के बारे में भी पढ़ लेना है। यानी कि ये एक लंबा चौड़ा सिलेबस है जिसमें आपको जो भी लोग आप लोग प्लानिंग को ऑप्ट करेंगे तो इन
सारे टॉपिक्स पे आपको अच्छे से कमांड कर लेना होगा ताकि आप जा करके क्वालिफाई कर पाएँ एग्जामिनेशन में। जिनका ऑप्शनल या फिर जिनके एलिजिबिलिटी रिमोट सेंसिंग या जीआईएस पर होगा, तो वो आप इस टॉपिक पर अपना कमांड करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस दे के रखा है इतना ही पढ़ना। देखिए आपने बी प्लान करके रखा है जो भी आपकी डिग्री से, तो वो उस डिग्री से संबंधित सारे बुक्स नहीं पढ़ लेने हैं, ठीक है। उस डिग्री से संबंधित आपको बुक्स पर ही आपको रिलाई करना होगा, या फिर कोई ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है या फिर कहीं ऑथेंटिक क्लासेस मिलते हैं तो उस पर आप रिलाई करेंगे, लेकिन वो आपको होना चाहिए इन टॉपिक्स रिलेटेड, ठीक है। यानी कि आपका जो आपने जो डिग्रीज हासिल करके रखा है, ठीक है, चाहे आपका डिग्री ये टाउन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग या सिटी प्लानिंग में मास्टर हो, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग करके रखा है या फिर बैचलर इन प्लानिंग करके रखा है, लेकिन वो पूरे बुक्स उठाकर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। वो सारे कंटेंट, वो सारे बुक से आपको ये सारे कंटेंट ही पढ़ने हैं, मतलब कि ये इन सारे टॉपिक्स पर आपको कमांड कर लेना होगा। उनसे रिलेटेड एमसीक्यू पर आपको बहुत अच्छे से मतलब अपना पकड़ मजबूत कर लेना हो ताकि आप जा करके आंसर करने में सक्षम हो पाए, क्योंकि बीपीएससी का दायरा बिल्कुल ही अलग होता है। आप जो अपने कॉलेजेस में पढ़े हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़े हैं, ठीक है। उनसे क्या प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते हैं उसको भी आपको समझते हुए पढ़ना होगा। और अगर आपके बुक में एमसीक्यू दिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद से छोटी छोटी चीज़ों को आपको नोट बना के हुए तैयारी करनी होगी, क्योंकि बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन जो लेने जा रहा है, स्टेट पीसीएस का जो बेसिकली एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, तो ये जो एग्जामिनेशन जो ये लेने जा रहा है बीपीएससी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपको कॉन्सेप्चुअल भी होंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे होंगे जो कि सिर्फ फैक्ट बेसिस होंगे। तो आपको अपने कंटेंट से ही पढ़ लेना है, अपने यूनिवर्सिटी के बुक से ही पढ़ाई करनी है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कि हिडन होगा, तो आपका डिग्री अगर अपने ढंग से पढ़ाई की हो तो आपको समझ में आ जाएगा हर टॉपिक से जुड़ा जो छिपा हुआ कंटेंट होता है या जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको भी लेके चलना है। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक्स यहाँ दिख रहा है इसके कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं ना, तो उन टॉपिक्स को भी पढ़ना। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एयर क्वालिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो इसमें सोर्स टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इन सिटीज, अर्बन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन, implication in air solid waste pollution, norm, standard, law, organization, policies in urban air quality control and solid waste management, example of best practices। ये जो इन्होंने दे के रखा है, अगर आप जितना ये छोटा दिख रहा है, मैं अगर आपसे रियली में बात करूँ तो ये कुल मिलाकर 50 पन्ने का नोट है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जो अगर हम बात करेंगे तो जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ लेना होगा। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन का जो सोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कितने प्रकार हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, पहले सॉलिड वेस्ट का जो कैटेगरी क्या है उसको भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना होगा, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, किस प्रकार का जो प्रोसेस है, मतलब आपको उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, थर्मल प्रोसेस हो गया, उसको भी आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल के टाइम में आपको जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं बेसिकली, तो उसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं होती हैं, या फिर इसमें स्टैंडर्ड हो गया, अगर जो लॉ बोलता है उनका भी आपको पढ़ के चलना होगा। इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है बिहार सरकार में, इसका क्या जो प्रक्रिया है या रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको कैसे लोग कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना। अगर आप मुझसे कुल मिलाकर बोलो तो जितना ये टॉपिक्स दिख रहा है तो इस पर कुल मिलाकर 50 पेजेस के नोट बन जाते हैं। तो डिटेल में आप पढ़िए, है ना, तभी जाकर के आप इस चीज़ को अगर पकड़ पाएंगे, और खासकर एमसीक्यू पर तभी आपका जाकर कमांड हो पाएगा। तो आपकी जब जब भी डिग्री हुई होगी आप उस बुक्स को निकालिएगा, उससे पढ़िएगा, इन टॉपिक्स वाइज नोट बनाइए बढ़िया से, है ना। और इस टॉपिक से आप क्या प्रोबेबल एमसीक्यू हैं उसको भी आप आइडेंटिफाई करिए, तभी जा करके आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। नहीं तो इतना जान लीजिएगा सिंगल टाइम एग्जामिनेशन है। जिससे कि अभी जस्ट पहले एक वैकेंसी आई थी 286 पोस्ट पर, आपको असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का। तो उस 286 पोस्ट के लिए करीब 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है। ये 106 पोस्ट है, हालांकि ये डिग्री बहुत लेने वाले बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन फिर भी टफ रहेगा, है ना।
बहुत लोगों का बहुत अच्छा पकड़ होगा, हो सकता है आपके सब्जेक्ट पर, कुछ लोगों का एवरेज पकड़ होगा। तो आप पढ़ेंगे जब तक नहीं बढ़िया से, है ना, टॉपिक वाइज पर आप हर टॉपिक पर कमांड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर गेन करने में आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक सब्जेक्ट है, जो कि ऑप्शनल का सेकंड पेपर हो जा रहा है, मतलब आइदर आप बी प्लान, आपका जो प्लानिंग में रहेगा आपका ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपने मास्टर करके रखा है रिमोट सेंसिंग, तो इन दोनों में से ही आप जो आप सब्जेक्ट लोगे उसी का एग्जामिनेशन आपको देना है, दोनों का नहीं देना है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जीआईएस जिसमें स्पेशलाइजेशन आपका अर्बन एंड रीजनल स्टडीज पर होना चाहिए हो तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और आपका जो सिलेबस है अर्बन एंड रीजनल स्टडी का वो ये होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको फंडामेंटल ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग पढ़ लेना है, साथ साथ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर अर्बन एंड रीजनल एरिया एनालिसिस ये भी पढ़ लेना है, अर्बन रिसोर्सेज सर्विसेज फैसिलिटीज एनालिसिस ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। कुछ टॉपिक आप जान रहे हैं यहाँ पर एकदम शॉर्ट में दे करके चला है इन लोग, लेकिन आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। उनके सारे सब टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा आपको। आपके बुक में ऑलरेडी ये सब दिए हुए हैं, आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। मतलब आपका जो बुक का रेफरेंस है, यानी कि जो संदर्भ सूची होता है, वहां पर आप जाओगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स है उस पर भी आपको नजर पड़ेगा और उसको उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ये नहीं कि इन्होंने इतना बोला बस आपको टू द पॉइंट उसको पढ़ के चल जाओ, वो पढ़िए और उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं उसको ढंग से पढ़ेंगे, तब जाके आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत अच्छा जा पाएगा। इसी में आप देखिएगा जो एडवांस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि अर्बन ओरिजिनल स्टडी के लिए होते हैं, तो वो आपको उस पर भी आपको कमांड करना होगा। जो रिमोट सेंसिंग का बेसिक क्या होता है, या फिर जो फोटो ग्रामेट्री का जो ये बेसिक क्या होता है, कार्टोग्राफी का बेसिक क्या होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, बेसिक ऑफ जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और स्टेटिस्टिक और जो प्रोग्रामिंग होता है ये क्या होता है, तो इनके बारे में पढ़ना है। इनसे संबंधित जो सब कंटेंट है उसको भी पढ़ना है, ठीक है। सब कंटेंट अगर आपका डिग्री इसमें है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। स्टैटिक्स और प्रोग्रामिंग का क्या यूटिलिटी है, ठीक है, उसके सबसे जो महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ चीज़ों को आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है, तभी जाकर आपका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो पाओगे। एग्जामिनेशन होने में भी टाइम है, बट आपको इसको तैयारी करने में भी काफ़ी समय लगेगा। जैसे कि अभी जस्ट मैं अभी जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का क्लास ले रही हूँ, उनका जो क्लास रात में 10 बजे, भले उनका एग्जामिनेशन आज से करीब 6-7 महीने 8 महीने बाद होने वाले हैं, लेकिन उनको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब उनका जो सब्जेक्ट है आपसे सब्जेक्ट से थोड़ा सा ये जो अगर बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है और हैजार्डस का है, और या फिर रूल्स रेगुलेशन का भी जो सब्जेक्ट है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहा है। मैं इसको जनवरी से क्लास लेना चालू की थी, अभी मार्च में उनका कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको इस पेपर को बढ़िया से अगर चाहोगे तो खुद से भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, करीब 4-5 महीने आपको बढ़िया से जम के देना होगा, या प्रॉपर गाइडेंस में अगर जाकर के पढ़ते हो तो 3 से 4 महीने में या फिर 3 महीने में आपका कंप्लीट हो सकता है। तो आपको ढंग से तैयारी करनी होगी इन सारे सब्जेक्ट्स पर, तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एग्जामिनेशन वन टाइम होगा, मतलब एक ही बार एग्जामिनेशन होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चूंकि 2-2 घंटे के एग्जामिनेशन है, तो आप इतना जान लीजिएगा कि लगभग लगभग हो सकता है सेम डे में, एक ही दिन में आपको दोनों पेपर का एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब हो सकता है 10 से 12 और 2 से 4 एग्जामिनेशन हो। तो आपका तैयारी जो इस तरीके से होना चाहिए कि आप दोनों सेम डे में दोनों एग्जामिनेशन देने के लिए आप कैपेबल हो पाओ। तो आपका बढ़िया से आप पहले प्रॉपर नोट बनाकर पढ़िए। आपके जो कॉलेज के जो स्टडी मटेरियल है, टेक्स्ट बुक है, उनका आप रेफरेंस लीजिए, और जो डिटेल्स स्टडी के लिए नोट्स बनाते हुए साथ साथ जो प्रोबेबल एमसीक्यू है उस पर भी आप कमांड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हम आपको सिलेबस के बारे में समझा चुके हैं, ठीक है। इस एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बारे में भी समझा चुके हैं। आप जब एग्जामिनेशन में इसके लिए आप जो अप्लाई करने जा रहे हो जब इस वैकेंसी के लिए, तो उस वैकेंसी के लिए जो क्या क्वालिफिकेशन है उसको भी मैं बता चुकी हूँ। बाकी एग्जामिनेशन के बारे में बता ही चुकी हूँ कि आपको ये वन टाइम एग्जामिनेशन होगा। फिर भी आपको लगता है कुछ आपको मदद की आवश्यकता हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। जीएस पेपर जो 1 है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताने जा रही हूँ। एक वीडियो आएगा जो कि जीएस पेपर 1 पर डिटेल्स वीडियो आएगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझिएगा।
ठीक है। और जो आपका डेट है आप उसको ध्यान में रखेंगे कि 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप होने की प्रक्रिया। आज 13 मार्च है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, मतलब कल नहीं परसों से, मंगलवार से आपको फॉर्म फिलअप का जो प्रोसीजर है स्टार्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल तक चलेगा और 20 अप्रैल तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर कुछ लगे आपको और भी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो ये मैं कॉल में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऑलरेडी मैं दे कर रखी हूँ थंबनेल पर। उस थंबनेल के थ्रू आप जा कर के मुझे आप कॉन्टैक्ट थंबनेल पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तभी कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब अननेसेसरी छोटी छोटी बातों के लिए कॉल नहीं करेंगे। और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मेरे जो क्लासेस चलते हैं आपको सुबह में 8 बजे तक चलते रहते हैं, तो आप 8 बजे के बाद ही कॉल करोगे। और रात में जो क्लासेस शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है वो लगभग लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक क्लास चलता है, तो